अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का और उम्मीद है 2020 यानी साल नया शुरू हो रहा है, आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद भी, और कि ये साल जो है कैसा रहेगा। बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता थी 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, लेकिन अब जो हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ सर्वे आते रहे इस साल में, उसमें ख़ास तौर पर मईशत के मैदान में कोई बहुत अच्छी जो है ख़बरें नहीं हैं। तो क्या अब जो वज़ीर आज़म शाबाशी दे रहे हैं अपनी माशी टीम को या अपने साथ जो उनकी टीम है उसको कि जनाब बहुत अच्छी कारकर्दगी है और अब 2020 में जो है वो नौकरियां मिलेंगी लोगों को और मईशत जो है बेहतर हो जाएगी, हमारी जो करेंसी है वो मुस्तहकम हो जाएगी। उसके साथ साथ सबसे बड़ा जो सवाल है वो नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से है, क्योंकि एक जो बड़ा नारा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो यही था कि लूटी हुई दौलत जो है उसको निकाला जाएगा वापस। तो क्या वो दौलत जो है वो अब इस ऑर्डिनेंस के बाद ज़्यादा बेहतर तौर पे निकल सकेगी, क्योंकि पहले तो कुछ नहीं निकल सका। मैं तारुफ कराऊंगा जो गेस्ट पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ दिफाई तज्जियाकार मुख्तार भट्ट साहब मौजूद हैं, कर्नल रिटायर्ड सर, आपको वेलकम कहते हैं। निहाल हाशमी एडवोकेट साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ शौकत बसरा साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। इसके अलावा कुछ और रहनुमा भी हमें ज्वाइन करेंगे प्रोग्राम के अगले मरहले में। तो सबसे पहले निहाल हाशमी एडवोकेट साहब, ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जो टीम है खासतौर पर शहजाद अकबर और उनके साथ वफाकी काबीना की इस्लामाबाद में, तो आप फरमाएं कि वो काम जो आप लोग नहीं कर सके, मतलब आज बहुत तनकीद होती रही नैब के हवाले से जनाब कि नैब को बहुत ज़्यादा अख्तियारात दे दिए गए हैं, तो वो काम जो आपकी हुकूमत नहीं कर सकी और पीछे पीपल्स पार्टी हुकूमत भी नहीं कर सकी, वो किसी हद तक जो है उसका आगाज़ हो गया है और वो पीटीआई की हुकूमत जो है उसने नैब के जो आप लोग कहते थे काला कानून है या पता नहीं क्या कुछ है, उसको थोड़ा बेहतर करने की कोशिश कर दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो है काला कानून, एक है काला स्याह काला। अब जो नैब कवानीन बन गया ये काला स्याह काला है, क्योंकि इस ऑर्डिनेंस में उन्होंने दोस्त बचाओ मुहिम चलाई। देखिए, आपके मुल्क में एक पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के रहते हुए आप इस मुल्क को क्या ऑर्डिनेंस जमहूरी निज़ाम से चलाएंगे? आप पार्लियामेंट को सेशन कॉल करते, आप उसमें टेबल करते बिल को, जो भी था उसमें सबके इनपुट्स आते, ड्यू डिलिब्रेशन होती उसमें। शायद आप अगर उसमें इनिशिएटिव दे थे गवर्नमेंट, जो हमारी देखिए हमेशा पार्लियामेंट सेशन से पहले हमारी पार्लियामानी मीटिंग्स हुआ करती, उसमें हम डिस्कशन करते हैं कि इस सेशन में कौन कौन से एजेंडे कैसे आगे बढ़ेंगे। तो वो सब इन्होंने किया, ये दोस्त बचाओ मुहिम था। और ये एक और बड़ी खतरनाक बात की, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया। इसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, आर्टिकल 25 कहता है और आर्टिकल 210A कहता है फेयर ट्रायल। अब फेयर ट्रायल तो आपने सियासतदानों को और पब्लिक ऑफिस होल्डर को नहीं दिया, और इसी तरह से अगर आप सरकारी मुलाजिम और पब्लिक ऑफिस होल्डर में, तो ये तो बड़ी ज्यादती है। नहीं, पाकिस्तान विल बी गवर्न, कानून से पीछे से होनी चाहिए। वो ये है कि एक लाइन खींची गई है, लाइन आप खींच नहीं सकते, आपका जिसकी वजह से मईशत का पहिया नहीं चल पा रहा था, ये मईशत का पहिया चला, इसलिए जो एक लाइन खींची गई है। की पामाली नहीं कर सकते, हमने भी, हमसे कोताही हुई है, गलती हुई है, पीपल्स पार्टी के अदवार में भी, PMLN के भी अदवार में, कि हमें इसको फाइन ट्यूनिंग करनी थी। ये एक आमिर की दौर की ऑर्डिनेंस थी जो मुशर्रफ साहब ने लाया था, हमसे गलती हुई, हम इदराक करते हैं इस बात का, मगर इसके माने ये नहीं कि आप आर्टिकल 25 को वन साइडेड कर दें और अब डिस्क्रिमिनेट करें सोसाइटी के अंदर। तो ये एक बहुत ही गलत मैसेज है और इस तरह से कवानीन नहीं बनाई जाती। कवानीन बनाने के तरीक़ेकार होते हैं, एक सेक्शन ऑफिसर आकर के मिनिस्ट्री ऑफ लॉ का वो ऑर्डिनेंस को ड्राफ्ट करता है और उसके बाद आप कैबिनेट से भी मंजूरी नहीं लेते हैं, कैबिनेट में भी आपकी डिस्कशन नहीं होती है। एटलीस्ट कैबिनेट में किसने क्या इसमें इनपुट डाला उसके नोट्स तो आने चाहिए ना। आपने थ्रो किया और आपने भेज दिया प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट साहब ने साइन करके उसको ऑर्डिनेंस की शक्ल दे दी, तो मैं इसको स्ट्राइक डाउन होगा। सुप्रीम कोर्ट में भी लोगों ने इसको चैलेंज किया और हाई कोर्ट में भी किया। तो ये काला स्याह काला। ठीक है, शौकत बसरा साहब, आपने ख्यालात जान लिए निहाल हाशमी के, तो क्या आप ये नहीं समझते कि ये बात काफ़ी हद तक वैलिड है इनकी कि अगर ये एक मसला, हमारा तो असल चीज़ जो पार्लियामेंट है ना और सबसे सुप्रीम है, आप कहते हैं जनाब जमहूरियत की बालादस्ती के लिए यही सब कुछ है, तो फिर इसको वहाँ डिबेट के लिए लेके जाना चाहिए था, वहाँ पर जो है इस पर डायलॉग होता और फिर तरमीम की जाती, तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं होता आपकी नज़र में? या कोई बहुत इमरजेंसी आई हुई थी, कुछ ऐसे लोगों पर आपकी पार्टी के अपोजिशन ये कह रही है कि हाथ पड़ने वाला था कि उनको बचाने के लिए ऑर्डिनेंस आ गया है?
देखें रिजवान भाई, ये हमेशा तनकीद नहीं होनी चाहिए कि तनकीद राय इस्लाह भी कर लेनी चाहिए। कुछ लोगों का प्रॉब्लम है, इनका मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, खास तौर से अपोजिशन वालों का और कुछ सो कॉल्ड फिलोसफर्स का, इनका तौबा तो हमेशा सफेद रहना है। गुजारिश ये है, आपको याद होगा रिजवान भाई, यही लोग थे जब ये अभी नैब का हवाले से कार्रवाइयाँ शुरू हुई, जब चोरों करप्ट डाकुओं को काबू किया गया, इन्होंने कहा जी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने अपने दौर के अंदर हम तब्दीली ना लेकर आए, ये काला कानून है, इनको चेंज किया जाए। शौकत बसरा साहब, पीटीआई अपने लोगों को बचाने के लिए इस ऑर्डिनेंस को लेकर आई है, अपोजिशन ये कह रही है। मैं रिजवान की बात पे आ रहा हूँ, लेकिन गुजारिश ये है कि अब एक कवानीन बन गए और बनाने का मेन जो मंशा है वो ये है कि हमारा जो नैब जो है, जिस तरह से जब हुकूमत आई तो हमारी बिजनेस कम्युनिटी एक डर के बैठ गई, और आपने देखा भी कि बहुत सारे जो चीजें टैक्स के हवाले से भी इस नैब कवानीन में देखा कि जो टैक्स नहीं दे रहे थे उनको भी नैब ने पकड़ना शुरू कर दिया। हालांकि एफडीआर का फोरम मौजूद था, हमने बारहा कहा अपोजिशन को आइए हम मिल बैठते हैं और हम कानून को बेहतर करते हैं, ताकि हम ऐसे कवानीन लेकर आए जिस पर पाकिस्तान में बेहतरी आ सके, कोई चोर ना बच सके। तो सर आपको बात करनी चाहिए थी ना, अपोजिशन से बात करनी चाहिए थी, असेंबली का इजलास बुलाना चाहिए था, वहां पर जो डिबेट करनी चाहिए थी। इसमें ये ऑर्डिनेंस जो है ये जमहूरी रिवायात के खिलाफ बात है, एक्सेप्टेबल है, लेकिन ये तो हंगामी हालात में होता है। अब जब पार्लियामेंट मौजूद है, आपकी सेनेट मौजूद है, तो उसमें टेबल होना चाहिए। रिजवान भाई आपकी बात से एग्री करता हूँ, मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दें। बिल्कुल आपका लॉजिकल पॉइंट है। गुजारिश ये है कि जब अपोजिशन का काम ही है कोई असेंबलियों में आना है, वो प्रोडक्शन ऑर्डर दे दें, हमें आप हमारा लीडर ऑफ द अपोजिशन बना दें, हमारा वो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का बंदा लगा दें। वहां पे इन्होंने इवन कश्मीर के हवाले से ज्वाइंट सेशन बुलाया गया, ज्वाइंट सिटिंग थी, वहां पे भी इनका रोना धोना और मगरमच्छ के आंसू अपनी जात के लिए बहा रहे थे। अभी भी मैं समझता हूँ, गुजारिश ये है कि आपने कहा ये ऑर्डिनेंस नहीं आना चाहिए था। मेरे भाई अगर इनको उठाकर देख लें, सिर्फ नून लीग ने अपने दौर में 150 ऑर्डिनेंस लेकर आए, लेकिन चले हम इस बात को टच नहीं करते हैं। हम ये समझते हैं कि हमने ये जो काम किया है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी जो इकोनॉमी है, हमें हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि माजी के हुक्मरानों ने बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का, लूट कर ले गए खजाना, खुद अमीर से अमीर तर हो गए, पाकिस्तान गरीब हो गया। यहाँ पर उसको बेहतर करने के लिए, कारोबारी आदमियों को फैसिलिटेट करने के लिए, ताकि उनके ऊपर एक तरह का जो तलवार लटक रही थी कि ये नैब अगर वो टैक्स नहीं दे रहे तो नैब पहुंच जाती थी, हमने इसको इम्प्रूव किया है। देखिए अगर हमने कुछ गलत किया है, आपको पता है कि इसको चैलेंज कर दिया गया है कोर्ट्स के अंदर, रिजवान भाई हमारा मेन मंशा ये है। अच्छा, आप इन्होंने कहा अपने बंदों को फायदा पहुंचाने के लिए, लेकिन जो कानून होता है उसके अंदर जब वो लॉन्च हो जाता है, जब वो इम्प्लीमेंट होता है, उसके अंदर सिर्फ यही होता कि नाम लेकर लिखा हुआ है कि तहरीक इंसाफ वालों को फायदा पहुंचना है, बाकियों को फायदा। ये एक पूरा ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के लिए इम्प्लीमेंट है। जो भी उस क्लॉजेस में आएंगे उन सब के लिए होगा। फिर ये जरा अगर ध्यान से पढ़ें इसको, जो ऑर्डिनेंस हम लेकर आए हैं, सिर्फ एक क्लॉज में चेंज की है, सेक्शन 1 ने, इसलिए की है कि हम अपने मामलात में जो इकोनॉमी हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया, जो हमारे लिए बहुत बड़ा इशू है, हम उसको आगे बढ़ा सकें, और कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा। मुख्तार भट्ट साहब, अभी तो वैसे भी खुद हुकूमत भी कह रही है कि जमानतों का मौसम है, और अपोजिशन के सिर्फ एहसान इकबाल साहब की खबर है कि जो उनको गिरफ्तार किया गया, इसके अलावा तो ज़्यादातर जो मौसम है वो सर वो है जमानतों का। तो आप ये नहीं समझते कि ये एक बहुत अच्छा मौसम था कि अगर एक डायलॉग किया जाता तो फिर जो है अपोजिशन की जमातों के साथ तो शायद बेहतर रिजल्ट निकल सकते थे? देखिए बात यह है कि इस हुकूमत का अलमिया ये है कि इन्होंने डे 1 से अपोजिशन को नेगलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, कोई भी दुनिया में जो डेमोक्रेसी है वहाँ सारे करप्ट चोर है, बेईमान है, क्यों बात करें इनसे? कौन कहता है करप्ट चोर है? मिजाज है गवर्नमेंट का ये। नहीं, मेरी बात सुने। बात यह है कि अगर हम यही रट लगाते रहेंगे सब चोर हैं, सब डाकू हैं, तो अगर चोर हैं तो भी पैसा जो लाना था वो किधर है? पहले कहते थे जी $200 बिलियन बाहर के बैंकों में हैं। अभी कल ही मैं एक देख रहा था, तो मेरा ख्याल है वो स्विस बैंक वालों ने कहा है
कि 386 मिलियन डॉलर्स है यार टोटल। तो अब ये क्या ड्रामाबाजी है यहाँ पर, एहतसाब के नाम के ऊपर आप जो है ना, मतलब ये है कि मुल्क को डिस्टेबल कर रहे हैं। देखें, एक चोर है, वो चोरी करता है, उसका 15 दिन में 1 महीने में फैसला हो जाना चाहिए। ये कौन सा कानून है कि आप पहले पकड़ते हैं, अभी भी जो ऑर्डिनेंस आया है उसमें भी 90 रोज में कोई कमी नहीं की गई है, और लेकिन सिर्फ एक लाइन है कि जनाब 50 करोड़ से कम को जो है वो नैब नहीं देखेगी। जो 50 करोड़ से कम है ना, 2 अरब रुपए को आप 48 करोड़ में कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। देखें, जिन्होंने करप्शन करनी है आप उनको नहीं रोक सकते। लेकिन सर इसमें जो बेनिफिट्स की बात आ रही है, देखिए दो बेनिफिट्स की बात आ रही है, उसमें मैं आप ही से बात कर रहा हूँ, जो बेनिफिट्स की बात आ रही है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बिजनेस कम्युनिटी में भी ऐसे लोग हैं, इसके अलावा मुख्तलिफ शोबों के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं। अगर आप मुख्तलिफ पाकिस्तान की जेलों में जाके लोगों से मिले, मेरी तो मुलाकात हुई है, तो मकसद बेचारे बहुत छोटे छोटे पैसों के अंदर हुए में नैब केसेस के अंदर, उनको तो रिलीफ मिलेगा कम से कम, वो ऐसे लोग तो अंदर नहीं जा सकेंगे। उनको तो नॉर्मली कोर्ट्स को रिलीफ देना चाहिए। नहीं, उनकी तो देखिए नैब के मामले में तो जमानतें नहीं होती हैं, सबसे बड़ा मसला ये है। नैब के मामले के अंदर जो है वो असल इशू है, 2, 3, 4 साल लोग अंदर रह जाते हैं। आप असल इशू को समझने की कोशिश करें। करप्शन कौन करता है? करप्शन नाई, धोबी, टेलर मास्टर करेगा या स्कूल टीचर करेगा? भाई ये करप्शन नहीं होती। करप्शन वो है जो बिजनेस कम्युनिटी है, बाबू हैं, जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये 3 कैटेगरी हैं, और कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। उनके लिए है ना एफआईए है, मना थोड़ी किया जा रहा है कि उनका एहतसाब नहीं होगा। उनके लिए तरीका चेंज किया जा रहा है ना, हर एक को नैब के अंदर ना लाया जाए ना भाई। नैब के अंदर जो है सर जमानतों का एक बहुत बड़ा मसला है जी। जब आपने करप्शन को इसी तरीके से चलाना है, जैसे अभी परसेप्शन तो यही है ना कि आप एक पार्टी को टारगेट किए हुए हैं पिछले 15 महीने से। इस परसेप्शन को कोई गवर्नमेंट ने कोशिश की है धोने की? मुझे जवाब बट साहब आप पहले पीटीआई के बड़े सपोर्टर होते थे, मुझे याद है अच्छी तरह। भी क्या हुई आपको भी समझ नहीं आ रहा, नहीं हुआ क्या? मुझे फरमाया हुआ क्या? कोई देखें, मैं पीटीआई को सपोर्ट कर रहा था कि तब्दीली आनी चाहिए, ठीक है कि नहीं? तो आ गई ना तब्दीली। ये तब्दीली कैसे आई है? तब्दीली तो नहीं आई ना, ये तो अवाम की तो कमर झुक गई है भाई, सब परेशान हो गए हैं। अब अभी गैस नहीं है घर के अंदर खाना पकाने के लिए, आप बातें क्या कर रहे हैं? मैं अपने घरेलू की बात कर रहा हूँ। तो देखें, और महंगाई कितनी हो गई है। बेसिक तनख्वाह जो है 16-17 हज़ार पे रखी हुई है। क्या 17 हज़ार में चूल्हा जल सकता है किसी का? क्या मजाक बनाया हुआ है इन्होंने? और जो खुद आप अपनी तनख्वाहें देते हैं, लोगों को भर्ती करते हैं, 15 लाख, 20 लाख, 10 लाख, 25 लाख, 30 लाख, ये कौन सा इंसाफ? अच्छा, ये निहाल हाशमी साहब, आप खुद एक सीनियर वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट में भी, हर जगह आप मौजूद होते हैं। आप ये नहीं समझते कि वो लोग जो हैं, अभी हमें जाना है 2020 पर और 2019 में क्या हुआ, लेकिन वो लोग के जो आप खुद भी जाते होंगे और नैब के लोगों से मिलते होंगे जिन्हें पकड़ा गया, और आपको खुद भी रहम आता होगा कि यार इन बेचारों को किसी ने एक फाइल आगे बढ़ाई थी किसी दफ्तर के अंदर, ब्यूरोक्रेसी के अंदर, वो भी अंदर है 2 साल से, तारीख भुगत रहा है, उसकी जमानतें नहीं हो रही हैं। इसके अलावा और जो बिजनेस कम्युनिटी के बहुत से लोग हैं, उनकी जमानतें नहीं हो रही हैं, फैसला भी सुनाया नहीं जा रहा है। अब कम से कम स्पीडी ट्रायल होगा, 50 करोड़ से ऊपर के लोगों को जो है वो उसी पकड़ा जाएगा। ये जो फौरन जो आप खुद ही जज बन जाते थे, खुद ही फैसला सुना देते थे, नैब के लोग जो है रेफरेंस खुद ही तैयार करके जो है वो फिर फैसला वही आखिर में आ जाता था, तो उसमें कुछ बेहतरी आ जाएगी इस मामले के अंदर। आपकी जो बात है इससे तो मुझे ये लगता है नैब के बनाने का मकसद था और उसको जो इस्तेमाल किया गया गुज़श्ता 2 सालों में, वो नवाज शरीफ, मरियम नवाज और CPAC टारगेटेड ओरिएंटेड था कि इस नैब के थ्रू प्राइम मिनिस्टर को टॉपल किया जाए, नवाज शरीफ को जेल भेजा जाए, मरियम को जेल भेजा जाए। और अभी बात आई है ना, पूरी बात नहीं था, पूरी बात जी। और इस तरह से जिस आप जो मौजूद है CPAC का जो $62 बिलियन की एक इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में ला रहा है, और चाइना के साथ हमारा एक 1 रोड 1 बेल्ट बन रहा है, इसको देखिए ये एक पूरा इंटरनेशनल गेम है मेरे भाई जी। गेम इस तरह से है कि अब आप चाइना से दूर हो गए हैं, चाइना के वजारत आपको आप वजाहतें देती हैं, उसका सफीर बता, और अब आप अमेरिका के करीब हो गए, और आप उन छोटे छोटे गल्फ ममालिक के करीब हो गए जो आपको डिक्टेशन देते हैं कि आप कोलालमपुर नहीं जाएंगे। जब हम CPAC के साथ थे तो हम रोड भी बना रहे थे, बिजली भी ला रहे थे, खजाना भी ठीक था, जॉब भी दी जा रही थी। तो मुझे तो ये अब यकीन के हद तक यकीन है कि नैब को गुज़श्ता 2 सालों में नवाज शरीफ, मरियम नवाज को डिसलॉन्च करने के लिए और CPAC को जो होना था वो हो गया। मेरा एक केस था, उसमें एक पियोन था, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, और एक हैंडीकैप वो था पोस्टमैन, ये नॉर्थ हैदराबाद के पोस्ट ऑफिस का था। उनके ऊपर सिर्फ 46 लाख के कोई घपले का था और 7-8 लाख रुपया रह गया था।
नैब ने उससे भी उनको अंदर कर दिया, ठीक है, और वो सालों रहे अंदर। मैं यही बात कर रहा हूं, यही पॉजिटिव बात कर रहा हूं, पॉजिटिव बात है ऑर्डिनेंस में की बचत हो जाएगी। सर सुन, यही तो मेरा सवाल था, वकील बता रहा हूं, नैब की जुरिस्डिक्शन उस वक्त भी नहीं थी कि आप 5 करोड़ से नीचे पे बात करते। नैब जो है वो इंक्रोचमेंट नहीं, वो नैब जो लेता था सर वो पूरे ग्रुप को लेता था। आसिफ जरदारी का जो केस है और फरियाद का जो केस है, और साबिक सदर थे उनका केस बैंकिंग कोर्ट में चला था, आपको याद होगा कराची की बैंकिंग कोर्ट से उन्होंने बेल भी लिया हुआ था। अचानक नैब आता है और वो कॉग्निजेंस लेता है। आप इंक्रोचर है, आप इंक्रोच कैसे कर सकते हैं? नैब इंक्रोच करता रहा है पाकिस्तान के जो दीगर लाइंस हैं एजेंसीज उनके डोमेन में की तरफ बढ़ेंगे। तो मैं ये समझता हूं इसमें एक बड़ा सवाल, ये ऑर्डिनेंस के बाद ठीक है अभी लोग चले गए अपने अदालतों में, लेकिन एक बड़ा सवाल उठ गया है कि जिन लोगों को फिर सजाएं हो चुकी हैं इन 2-3 सालों के अंदर, यही नैब के तहत जो पकड़े गए थे, तो फिर उनका क्या होगा? क्या वो दोबारा रिवर्स होगा? दोबारा जो है वो ठीक है, नहीं ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं, और फिर 2020 से क्या उम्मीद है वापस, इस पर भी आगे जा चल के बात करेंगे। हमारे पाकिस्तान वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का और सवाल है नैब ऑर्डिनेंस का, और इस सिलसिले में ज़बरदस्त डिस्कशन का सिलसिला जारी है। शौकत बसरा साहब, अब आप फरमाएं। निहाल हाशमी साहब ने तो ज़बरदस्त अंदाज से इसी स्टूडियो के अंदर चैलेंज कर दिया इस ऑर्डिनेंस को। इसमें एक बहुत बड़ा सवाल उन लोगों के लिए उठ गया है कि जिन्हें पिछले 2-3-4-5 सालों के अंदर सजाएं हुई हैं, जो अपनी सजाएं भुगत रहे हैं, तो क्या उनको भी कुछ रिलीफ मिलेगा? उस पर जो शहजाद अकबर साहब आज वाज़ेह तौर पर नहीं बयान फरमा सके। जी सर। इमरान भाई अंदाजा करें, मैं तो यकीन माने कम से कम निहाल भाई से जो जाहिर है एक एडवोकेट भी हैं और उनको हॉर्न हो गया, आम आदमी के लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, मुझे तो अफसोस नहीं होता। अंदाजा करें, इसको कहते हैं कि जबरदस्ती इस बात के अच्छा पहलू। सर पूरा ऑर्डिनेंस यहाँ पे लेकर आए, हमें प्रोग्राम से पहले सुनिए, कई बार पढ़ के सुना चुके हैं जी। इनको यहाँ लाने की बजाय ना, इनको यहाँ लाने की बजाय, यहाँ पर एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करने की बजाय कल सुप्रीम कोर्ट खुलेगी, ये मेरे भाई वहां ले जाएं, यहाँ तमाशा ना लगाएं। यही तो प्रॉब्लम है कि हम लोग सिर्फ एक मीडिया ऑब्जर्वेशन के लिए, मीडिया को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए ये देखेंगे ये हो रहा है, उसके लिए एक प्रॉपर फोरम मौजूद है। अगर हमने गैर कानूनी काम किया है, गैर आईनी काम किया है, आवाम के मुफाद में नहीं किया, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट फोरम है, उसके लिए ये फोरम नहीं है। अच्छा, मैं बात ये कर रहा था, इनका जो मजाक खेज आर्गूमेंट वो मैं सुन रहा था, वो ये कह रहे हैं कि देखेंगे ये टारगेट करने के लिए बनाए। और नैब कवानीन मेरे भाई वो नैब कवानीन वो है जो 10 साल आपकी हुकूमतें रही, आपके बनाए हुए थे, नैब चेयरमैन आपका लगाया हुआ था। अगर आप समझते थे कि ये नैब के कवानीन जिनको हमारे दौर में आपने कहना शुरू कर दिया ये काला कानून है, ये काला कानून है, अभी कह रहे थे काले से भी कोई अगली चीज है, तो मेरे भाई मैं सिर्फ आपको ये अर्ज करूं कि इनको पता है कि इसके आने से ये इनका तो एजेंडा ये है कि किसी ना किसी तरीके से ऐसा काम हो जाए, हुकूमत फ्लॉप हो, इकोनॉमी डेड हो जाए, चाइना का इशू जो है, ये तो यानी कि इनका माइंड सेट देखें, माइंड सेट इनका ये है कि हुकूमत कामयाब नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान कामयाब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों जमातें ये थी, इनको तो अपना पेट भरा इन लोगों ने, पाकिस्तान गरीब हो गया। मुझे बताया इनके पास कौन सी गिदड़ सिंगी थी, ये अमीर से अमीरतर हो गए, इनके ब्यूरोक्रेट अमीर से अमीरतर हो गए, ये तो अगर ये अमीर से अमीरतर हो गए तो भाई क्यों जमानतें मिल रही हैं उनको, क्यों वो रहा हो रहे हैं, उनको क्यों नहीं सजाएं मिल रही हैं, उनके ऊपर अगर रेफरेंसेस बनाए गए हैं तो वो रेफरेंसेस कामयाब क्यों नहीं हो रहे हैं? जो दावे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थे कि ये कौम ये लूटी हुई दौलत जो निकाली जाएगी, ये क्यों नहीं निकाली जा रही है? भाई सवाल ये है आपसे, जमानतें अदालतें ले रही हैं, हाँ। हम ये केस इसका मतलब मजबूत नहीं बन रहे हैं अगर अदालत ये बात नहीं है। देखिए जमानत कत्ल के केस में भी हो जाती है। आपको याद होगा जब मियां नवाज शरीफ वाला केस चल रहा था, क्या कहा जाता था कि जी इसमें पॉलिटिकल विक्टिमाइज किया जा रहा है, कोई एविडेंस नहीं है, वह ये जानबूझ के तंग कर रहे हैं। एंड पे क्या हुआ, इन्हीं अदालतों ने सजाएं दी। मेरे भाई बात ये है कि नैब का, हाँ ये बात आपको मैं मानता हूँ कि हमारी प्रोसिक्यूशन को और स्ट्रांग होना चाहिए, हमें जो केसेस हैं उनमें उसमें ज्यादा स्ट्रांग तरीके से एविडेंस लानी चाहिए। लेकिन ये कह देना कि जमानत हो गया, केस खत्म हो गया,
कम से कम ये आर्गुमेंट बड़ा ही ऐसा है। इससे ये हो ये रहा है कि हुकूमत के जो दावे थे वो कमजोर हो रहे हैं, और अब खास तौर पे इस ऑर्डिनेंस के आने के बाद ऐसा दोबारा महसूस हो रहा है कि हुकूमत और फिर बैकफुट पे जा रही है और वो कामयाब नहीं हो सकी लोगों से पैसे निकलवाने के लिए। तो अब इससे पहले कि उनके अपने लोगों पर जो है हाथ डाला जाए, और जो केसेस हैं BRT के या मालन जब्बा के, हेलीकॉप्टर के, जो भी अपोजिशन कह रही है उन पर जो है इससे पहले बात जाए, जो ये ऑर्डिनेंस लेकर आ जाए। रिजवान भाई, मैं फिर कह रहा हूँ, आपको अपने इदारों पे इत्मीनान है ना? अगर फर्ज करें हमारी की मेलाफेडी इंटेंशन है, हम अपोजिशन को विक्टिमाइज करने के लिए, आप लोगों को फायदा देने के लिए ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं, हमने बिजनेस कम्युनिटी को बचाने, तो अदालतें अगर इतने इतने बड़े बड़े फैसले दे रही हैं, ये जो ऑर्डिनेंस लेकर स्टूडियो में बैठे हुए निहाल हाशमी साहब, मैं उसको करूंगा कि कल मेरा भाई मुद्दई बनकर ये इसको लेकर जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। एक भी अगर शिक आइन और कानून के खिलाफ होगी, पाकिस्तान की आवाम के मुफाद। भाई कल जा रहे हैं फिर आप लेके हैं, मैं आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन उससे पहले मुख्तार भट्ट साहब। हाँ देखिए, बात यह है कि ये जो नैब ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट्स आई हैं जी, इसमें जो करप्शन के गढ़ है उनको आपने एग्जेम्प्ट कर दिया है। यार नैब ऑर्डिनेंस को खत्म करते हैं ना सारे मिलके, क्या रिक्वायरमेंट है? और इसको देखें, मेरी बात सुनो, प्राइम मिनिस्टर ने बात सुनो मेरी, पहले बात तो सुनो, पहले पूरी बात सुनो। इसका मतलब ये नहीं किसी ने प्राइम मिनिस्टर तो उसे आजाद छोड़ दिया जाएगा। FIA हमारे पास मौजूद है, हमारे पास और जराए मौजूद हैं, उनसे इन्वेस्टिगेशन होगी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद कहा है कि मैं एसेट बियॉन्ड मींस, अगर एक प्राइवेट आदमी के हैं उस पर, तो अगर वो बात ही नहीं कर, जरूरी तौर पे तो नहीं है कि उसको भी नैब पकड़े। यार मैं जो बात करना चाह रहा हूं, मेरी बात सुनो, अगर उसने कभी कोई सरकारी महकमे से डील नहीं की और उसके एसेट बियॉन्ड मींस आ रहे हैं और दूसरे बारे में, मेरी बात सुनो, बात हो रही है नैब ऑर्डिनेंस जी, कौन अंदर जाता है, कौन बाहर आता है, किसकी जमानत हो रही है, इट इज इमटेरियल। ठीक है, ठीक है कि नहीं? वो कोर्ट्स का काम है, किसको जमानत देते हैं, किसको नहीं देते। प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा है कि मैं FBR को बंद कर दूंगा, ठीक, क्योंकि करप्शन का गढ़ है। और 3 दिन पहले उन्होंने कहा है कि कलेक्टर कस्टम जो है वो 70 करोड़ रुपया महीने का कमा रहा है। आप उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं नैब से, तो मेरा ख्याल है बेहतर यही है करप्शन को इंस्टीट्यूशनल। 70 करोड़ है ना, 50 करोड़ की बात पूरी कर लो यार भाई, मेरी बात पूरी। 50 करोड़ की लाइन है ना, उससे ऊपर आएगा तो नैब के अंदर आ जाएगा। नहीं, ठीक है, 50 करोड़ की बात मैंने कर रहा हूं। सवाल ये है कि उसको पेश करते सामने, उसका नाम बताते, कहते भाई ये है, ये जो मुल्क को लूट के खा रहे हैं, तो फिर तो एक बात भी बनती थी। तो आप सुबह बयान कुछ देते हैं, शाम को कुछ देते हैं, इस तरह से बात नहीं होती। आप इस नैब ऑर्डिनेंस को बंद कर दें, यहाँ किसी का कुछ नहीं होना। किसको सज़ा मिली है पिछले 70 साल में? हमने तो नहीं देखा। आम साइकिल चोर साइकिल वाले को मिलती है, जो आप कह रहे थे जेल में पड़े हुए हैं। एक क्लर्क को सज़ा मिल गई है इस्लामाबाद एयरपोर्ट के अंदर जी, 40 अरब रुपए की करप्शन हुई है, 40 अरब रुपए की। और चीफ जस्टिस जो फार्मर थे इफ्तिखार चौधरी, उन्होंने अपने फैसले में लिखा है कि इतनी करप्शन हुई है, इसके ऊपर FIA को कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे बताएं उसकी क्या प्रोग्रेस हुई है? भाई करप्शन के तो इधर अंबार लगे हुए हैं, उसको छोड़ें। आप चले जाएं, ये जो हमारी जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान है, उनके जो ऑडिट रिपोर्ट्स हैं गवर्नमेंट इदारों के बारे में, वो डॉक्यूमेंटेड करप्शन है। जब करप्शन डॉक्यूमेंटेड है, उसको पकड़ के उसको चार्जशीट दो और उसको सजा दो। आपने तो ड्रामा बनाया हुआ है, एहतसाब का बेवकूफ बनाया हुआ है। तो यानी शोर बहुत मचाया जा रहा है, रिजल्ट कुछ निकल के नहीं आ रहा है। तो निहाल हाशमी साहब, आप फरमाएं कि अब अगर आप इससे मुतमईन नहीं है इस ऑर्डिनेंस से, वो कह रहे हैं कि जाए जनाब अदालतों में जाए, लोग तो पहुंच गए, आप भी पहुंचे। जी ठीक है, इंशाल्लाह जाएंगे। अभी आप 19 की बात कर रहे थे तो उस पर कर लें। ये मैंने जो बोलना था कि नहीं जाएंगे, ये ऑर्डिनेंस सीपैक के खिलाफ है। ये ऑर्डिनेंस अमेरिका की, ये ऑर्डिनेंस अमेरिका की गुलामी के लिए है। ये ऑर्डिनेंस इस मुल्क में करप्शन को और फरोग देने के लिए, क्योंकि करप्शन रुका हुआ है मेरे भाई, पिछले 1.5 साल से मईशत का पहिया नहीं चल पा रहा। एक खौफ और आस है। मेरी राय जो आते हैं गवर्नमेंट के, चाहे प्रॉमिस के अंदर क्यों ना हो, ब्यूरोक्रेसी में जब आते हैं कोलैप्स हो जाते हैं। ब्यूरोक्रेट जो है कलम का इस्तेमाल करने से रुके हुए हैं कि यार हम साइन कर देंगे, क्योंकि हर चीज इतनी परफेक्ट नहीं होती कि जनाब हम जो प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं वो 100% उसके रिजल्ट निकलेंगे। कहीं कुछ गलत हो जाता है, क्योंकि रिस्क फैक्टर भी होता है। वो रिस्क लेने को आज तैयार नहीं हो रहे। ये मईशत का पहिया रुका हुआ है, चाहे ब्यूरोक्रेसी के अंदर हो, चाहे बिजनेस कम्युनिटी के अंदर हो। उसके लिए ये ऑर्डिनेंस लाना बहुत जरूरी था। तो इसके मैंने लाइसेंस गवर्नमेंट कह रही है, मैं नहीं कह रहा, लाइसेंस टू करप्शन तो आप दे नहीं सकते। मुख्तार भट्ट साहब, कर्नल साहब ने जो बात की उसमें बड़ी वैलिड है।
बाबू और बाबा मिलकर करप्शन करता है, ठेकेदार और बाबू मिलकर करप्शन करता है। वजीर जो है मौसूफ वो साइन चेक नहीं करता है, वजीर जो है वो टेंडर को अप्रूव नहीं करता है, ये सरकारी मुलाजमीन करते हैं बिजनेसमैनों के साथ मिलके। तो आप कोई मैकेनिज्म तो बनाते हैं ना, आपने तो खुली छूट दे दी, आपने लाइसेंस टू करप्शन कर दिया। तो इस पे बात ना करें, ये चैलेंज हो रहा है और इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब ये आगे बढ़ते हैं, 1919 की बात कर रहे हैं, 2019 तरफ बढ़ते हैं। तो कैसा रहा 2019 जनाब हमारा इस साल का? ये अभी तक जो रेगुलर प्रोग्राम होते हैं उस लिहाज से आखिरी प्रोग्राम है जनाब। इंशाल्लाह नेक्स्ट 2020 में आपसे मुलाकात करेंगे। तो मैं इसमें आपको बताऊं, फरमाइए। 2019 में बहुत जॉब मिली है, जॉब मिली है जनाब शहजाद अकबर को, जॉब मिली है जनाब शौकत बसरा साहब को, जॉब मिली है, सुन तो ले, बाकर साहब को जॉब मिली है, हफीज शेख को जॉब मिली है, फिरदौस आपा को, बाहर से फिरदौस आशिक अवान को भी, ये सारे लोग एम्प्लॉय हुए हैं, बाहर से आए हैं, बाकर साहब और हफीज शेख साहब, दुनिया भर से लोग आए हैं। 2019 में महंगाई हुई है, बेरोजगारी हुई है, 2019 में जो है वो ये कश्मीर दे दिया हमने, 2019 में हमने ड्राइविंग की, इंटरनेशनल ड्राइवर के तौर पे हम मशहूर हुए, 2020-19 में हमने जर्मनी और जापान के बॉर्डर को करीब किया है, 2019 में हमने गुलामी हासिल कर ली गल्फ के छोटे ममालिक की, टर्की को, कोलालमपुर को और ईरान को और कतर को दूर किया। 2019 में सहाफियों पे कदगन लगा, 13,000 सहाफी निकाले गए, मीडिया के लोग, 4 से 5 सहाफी यहां पे हार्ट अटैक होकर और खुदकशी से कराची के मरे। 2019 में मीडिया के ऊपर जितना बड़ा एटमी हमला हुआ है पाकिस्तान की तारीख में यह है। 2019 में आपको प्राइम मिनिस्टर सिलेक्टेड इमरान खान ने माफिया कहा है, तो ये माफिया आपका साल है, माफिया का साल 2019 मैं नहीं कह रहा हूं। अब जहां तक 2020 है तो 2020 में कौन इनके साथ करेगी 2020 और 2020 में इनके साथ वो करेगी कि इनको याद आएगा 2020 जो है 2020 होगा, कोई सिलेक्टेड हुकूमत नहीं होगी, हुकूमत आपकी अवामी होगी और वो हुकूमत होगी जो फिर से सीपैक की तरफ जाएगी, फिर खुशहाली आएगी, फिर मीडिया पे कदगन नहीं लगाएगा, मीडिया आजाद होगी, खारजा पॉलिसी हमारी आजाद होगी और इंशाल्लाह कश्मीर पे जो ये घुट्टे टेक के आए उसे हम घुटने। चलें, ये एक तरफ का ख्यालात हैं, अपोजिशन के ख्यालात नौकरियां मिली है, हर दौर में ऐसे ही होते हैं, हर हुकूमत के खिलाफ जो है उसी तरह की चार्जशीट जो है वो हर साल निकाल देते हैं। जनाब ऐसा कुछ रहा, ये आपके ख्यालात है? अभी हुकूमत के नुमाइंदे से हम पूछेंगे जनाब कि उनके लिए कैसा रहा। मुख्तार भट्ट साहब आपकी क्या राय? उनको तो नौकरी मिल गई है ना 2020 में। कहाँ नौकरी मिली यार? बगैर तनख्वाह के नौकरी का क्या फायदा है? तनख्वाह छोड़ देना जी। देखें, बात यह है कि 2019 का साल इतना अच्छा नहीं जितना होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो एक विजन लेकर आए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एक अच्छी टीम नहीं उतार सके। ठीक है, देखिए, जब टीम अच्छी नहीं होगी तो फिर कैप्टन कुछ नहीं कर सकता, बड़ी सीधी सी बात है। और वो तो फिर आपको पता है हमेशा क्रिकेट के बारे में बात करते हैं जी। इंटरनेशनल इमेज जो इमरान खान की अपनी पर्सनालिटी है, उसकी वजह सेलिब्रिटी और उसकी वजह से ज़रा उनको बूस्ट मिला पाकिस्तान को, और उनकी स्पीच खास तौर पे जो है वो सलामती काउंसिल में उसको बहुत ज़्यादा सराहा गया। बिल्कुल ठीक है, तो राय हो सकती है। इसके अलावा टूरिज्म में सर पाकिस्तान जो है नंबर 1 पे आया, दुनिया भर की मैं आ रहा हूँ, उधर ही आ रहा हूँ। दूसरा, उन्होंने जितने वादे किए थे अपने मैनिफेस्टो में, उसमें उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया, अनफॉर्चुनेटली। ठीक है कि नहीं है? अब वो जैसे जॉब्स की बात हुई रही थी, लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, आपकी फैक्ट्रियाँ, कॉस्ट ऑफ बिजनेस चूँकि बढ़ी हुई थी और अभी भी बढ़ी हुई है, बिजली गैस जो टैरिफ है वो बियॉन्ड रीच है, तो बिजनेसमैन हमेशा से यही शोर मचाते रहे हैं कि जिसको कम करें कम करें। उससे फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, लोगों ने उसकी जगह फैक्ट्रियां बंद करके बड़े बड़े प्लाजे खड़े करने शुरू कर दिए। अब वो भी नहीं खड़े हो रहे सर, प्लाजे भी नहीं खड़े हो पा रहे, वो भी नहीं खड़े हो रहे। फिर आपने, अब तो पाकिस्तान में कुछ भी नहीं खड़ा हो रहा है। नहीं, आपने रुपए को 47% डिवैल्यू किया। ठीक है कि नहीं है? उससे इकोनॉमी जो है और दब गई। ठीक है, आपकी इकोनॉमिक टीम जो है, अब हम कहते हैं जी हम IMF से इतना ट्रांशी मिल गया, IMF से इतना हमें मिल गया, ADB इतना मिल गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक से। ठीक है, सवाल ये है कि जो डेट है, अगर आप पैसे ले रहे हैं, किस्तें दे रहे हैं, तो डेट जो है
वो कम होना चाहिए कि बढ़ना चाहिए? ठीक है, वो बढ़ रहा है। बिल्कुल। तो ये पैसा जो कह रहे हैं जी आ रहा है, तो ये जा कहाँ रहा है, इसका कम से कम थोड़ा बहुत कल साहब यही बता दें आ रहा है कैसे, ये भी बता ठीक दें। है, ठीक है। ये इस पे जरा शौकत बसरा साहब, कैसा 2019 रहा? ये इधर हमारे स्टूडियो में तो बड़ी जबरदस्त जो है वो चार्जशीट आ गई है पीटीआई के खिलाफ। आपकी क्या राय है? देर हो गई, जब इनकी लूट मार करप्शन सब पकड़ी गई, जेलों में चले गए, जब इनके लीडरान अदालतें उनको कह रही हैं कि ये सिसिलियन माफिया है, अदालतें इनको चोरों के लक़ब से याद कर रही हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे भी रिकग्नाइजेशन हो गई कि ये लोगों ने पूरे 70 साल, और अदालतों के जज वीडियो टेप भी बना के दे रहे हैं। सर बात कंप्लीट होने 2000 भाई देखिए, ये वो साल था शौकत बसरा साहब, चले मैं सवाल एक नए अंदाज में कर लेता हूँ। ये वो साल था कि जब पहले तो इस बल्कि इससे पहले बात की गई थी 100 डेज की, खाली वो 100 डेज में कहा गया नहीं जनाब ये 100 डेज तो स्टार्टर का नाम है, इसमें तो स्टार्ट हो रही हैं चीज़ें। तो 2019 वो साल था कि जिसमें अवाम की बेनतहा उम्मीदें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और इमरान खान साहब से जुड़ी हुई थी। तो उस लिहाज से आपकी नज़र में कैसा रहा? और इनका कहना ये है कि बहुत बुरा रहा। भाई उसी बात पे आ रहा हूँ। पहले मैं एक बात किया कि इनकी जो बात है ना, ये तो चोर मचाए शोर वाली बात है। वो कहते हैं कि कब एक किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। वो गोले वाला, पापड़ वाला, टीटी वाला, चीनी वाला, इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया है। इन्हीं की वजह से तो आज बथरा वाला सब नौकरी पे लग गए। अच्छा, सब नौकरी पे लग गए। आप इनको छोड़े, अपनी बात करें ना। आपने क्या किया? जुल्फी वाला, फिरदौस आपा, रजा बाकर, सब नौकरी पे। जी अच्छा निहाल भाई एक मिनट आप अपनी टर्न में बात कर लीजिए। अच्छा रिजवान भाई, इसमें कोई शक नहीं है कि लोगों ने एक माफिया के खिलाफ हमें वोट दिया था। बहुत सारी तवक्कुआत थी, लोगों की उम्मीदें थी, इकोनॉमिकली हमारे लिए बहुत सारे चैलेंजेस आए। उसका रीजन ये हुई कि 32,000 अरब का जब कर्जा हमें विरासत में मिला, हर पैदा होने वाला बच्चा 1.5 लाख का मकरूज हुआ, तमाम इदारे तबाह बर्बाद मिले और पूरा मुल्क गिरवी रख दिया गया और कर्जे ले लिए गए। तो उसके लिए जाहिर है हमें उस वक्त तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं थे। हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। हम हुकूमत है, कोई एफ एंड बाट नहीं लगाते हैं, हम तो 70 साल हुकूमत में ही रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह मुझे हम एक सिस्टम को, हमें मुश्किल फैसले लेने पड़े हैं इकोनॉमी के हवाले से। और यानी आप ये कह रहे हैं कि जो क्योंकि ये बहुत बुरे हालात में जो है ये हुकूमत मिली थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और वो कह भी रहे हैं इमरान खान साहब कि मैं याद दिलाता रहूंगा कि कैसी जो है मईशत हमें मिली थी। तो आप ये समझ रहे हैं कि इस वजह से जो आपके वादे थे वो पूरे नहीं कर पाए हैं, जितनी नौकरियां देनी थी वो नहीं दे पाए हैं, जो मकानात बनाने थे वो नहीं बना पाए हैं, जो मईशत पहिया चलाना था वो नहीं चल पाया है। मतलब ये सारी चीजें जो अब जरा स्टैंड बाय चली गई है। इसमें नौकरियां दी है उन्होंने, फिरदौस आपा को दी है, शौकत बसरा को दी है, रजा बाकर को दी है। तो चले अब ये नहीं कर पाए हैं तो क्या 2020 में आप कुछ कर सकेंगे आगे? क्या इस साल की होप दे सकेंगे? मैं शौकत बसरा तो आपसे ही आगाज करूंगा, लेकिन ब्रेक के बाद सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का साल 2020 का, और कुछ हालात भी ऐसे हैं पाकिस्तान के कि वज़ीर आज़म इमरान खान को अब ये 2020 का मैच समझ के खेलना होगा, क्योंकि चैलेंजेस बेइंतहा हैं। किसी हद तक बिजनेस कम्युनिटी, ब्यूरोक्रेसी को रिलीफ देने की कोशिश की गई है। एक खौफ के साए जो मंडला रहे थे उधर, और फाइलें कह लूँ या मैं कहूँ कि काम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, अब शायद इस ऑर्डिनेंस से अगर ये नाफिजुल अमल हो जाता है आगे की जानिब तो कुछ बेहतरी आ जाएगी। और हुकूमत ये बात कह रही है, लेकिन अपोजिशन ने मानने को तैयार नहीं। और अपोजिशन का कहना यह है कि नैब ऑर्डिनेंस जो है, सदारती नैब ऑर्डिनेंस, ये हुकूमत सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए, अपने प्रोजेक्ट्स को बचाने के लिए जो है वो लेकर आई है। तो हम ज़रा इस पर कंटिन्यू करते हैं आगे इस लास्ट सेशन में कि शौकत बसरा साहब, मैं आपकी से आगाज़ करता हूँ कि ठीक है 2019 में आप जो कुछ चाहते थे वो नहीं कर सके, क्योंकि क्यों नहीं कर सके यार? बुरे हालात में नौकरी के पीछे पड़ गया। नहीं अभी यार ना करो, अभी बगैर तनख्वाह नौकरी नहीं, नौकर होता है ना। अच्छा जी, आप इनके नौकरी के पीछे थोड़ा सा कंटिन्यू करें और कोई बात करें, आप इनके बेचारे के पीछे पड़ गए। नहीं सर, ये 2020 का बता दें जनाब कि चले अब जो 2019 में नहीं कर सके, 2020 की नौकरी नहीं रहेगी, अंदर मौजूद थी वो नहीं डिलीवर कर सके, आप फिर करने जाएंगे आप। देखिए मैं रिजवान भाई फिर कह रहा हूँ कि जहाँ तक कलेक्टिव इश्यूज हैं पाकिस्तान के, खा वो इकोनॉमी है, खा वो आपकी खारजा इस्लाई है, बेरोजगारी है, मेरे उसके ऊपर हमें सियासी दुकानदारी नहीं चिमकानी चाहिए। पहले ही मेरे ख्याल में अपोजिशन ने जितना बेड़ा गर्क करना था 70 साल में पाकिस्तान का,
चलिए सर, अब आप छोड़े ना, इनको बुरा भला कहना छोड़े, मैं कह रहा हूं, परफॉर्मेंस दें। देखिए अब देखिए, नौकरी की जहां तक बात आती है, फवाद चौधरी साहब इवेंट में खड़े होकर कहते हैं कि नौकरियां देना हुकूमत का काम नहीं है, मगर दी हुकूमत ने। लेकिन फिरदौस को नौकरी मिली है, शौकत बत्रा को नौकरी मिली है, मुकम्मल हो जाए, भिखारी को नौकरी मिली है, किसको नौकरी नहीं मिली? जी, ये सारे लोग नौकरी पे लगे। रजा बाबर को नौकरी नौकरी रिजवान भाई, मैं आपको यही अर्ज कर रहा था कि इंशाल्लाह हमारे लिए ये 2020 है, हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग ये साल होगा, क्योंकि इसमें अब हमने डिलीवर करना है। जो मुश्किल वक्त था हुकूमत का, वो ऑलमोस्ट मैं समझता हूँ गुजर चुका है, जिसमें हमने बड़े अभी आप देखिए इकोनॉमी के बेहतर इंडिकेटर्स आ रहे हैं, हुकूमत का गुजर चुका, आवाम का नहीं गुजरा अब तक। देखिए हमारी एक्सपोर्ट बढ़ रही है, हमारी स्टॉक एक्सचेंज बेहतरी की तरफ बढ़ रही है, और इस वक्त जो सूरत हाल है, पहले कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता था, कोई जितना बड़े ओहदे पे होता था उतनी ज्यादा वो लूट मार भी करता था, कानून से बालातर भी होता था। लेकिन इंशाल्लाह हम बहुत पर उम्मीद है कि अब भी वैसे अब भी जो चाहे बीआरटी में कर ले, जो चाहे मिलियन जो चाहे जहांगीर तरीन साहब कर ले, अब भी वही है। कोई मैं टेलीफोन पे हूँ, मेरे ख्याल में अगर मुझे मौका देते हैं, अभी टर्न पे बात करेंगे तो लोगों तक चली जाएगी। अच्छा, फिर ये देखिए ये मगरमच्छ क्या सुबह है, मुझे तो ये नहीं समझे, हिम्मत है वैसे इनकी भी कि इतनी ज्यादा लूटमार और करप्शन के बावजूद भी आके डिफेंड करते हैं अपने आप को या पार्टी को। बल मैं तो ये समझता हूँ इसके ऊपर इनको गोल्ड मेडल मिलना चाहिए, और इनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नॉन लीगियों का, पीपल्स पार्टी वालों का नाम जाना चाहिए। हमारा तो जाएगा सीपीआई की वजह से, आपका जाएगा यू टर्न की वजह से, यू टर्न। बात तो सुन ले, मेरे ख्याल से बात कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपकी तरफ बढ़ता हूं। जी बात कंप्लीट कर लूं, बात कंप्लीट हो ही गई है मेरे ख्याल से। तो इसका मतलब ये हुआ शौकत बसरा साहब कि एक सवाल, ये नौकरी इनकी पक्की है या कच्ची? भाई नौकरियां मैं समझता हूँ हमें पाकिस्तान, नहीं आपकी नौकरी की बात कर रहे हैं भाई। देखिए रिजवान भाई, हमें सबको पाकिस्तान के लिए जीना और मरना है। हमें खुदारा इस बात से हटके कि पाकिस्तान ने हमें बहुत कुछ दिया, हमने पाकिस्तान को भी देना है, पाकिस्तान ने हम सबको अपनी खिलाफ दिया। अच्छा, मुझे ये फरमाएं शौकत बसरा साहब कि जो ये 2019 में जो हमने देखा जो इतनी बेरोजगारी बढ़ गई, वो फैक्ट्रियां जिनके साइज बड़े थे वो साइज छोटे हो गए। अभी भी आप देख लें गैस का जो बहरान मौजूद है और हमारे पास टर्मिनल मौजूद थे, हम इस पे पहले एक्शन ले सकते थे, हम प्रोएक्टिव अप्रोच ला सकते थे, लेकिन इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर जो है गैस नहीं है। इसकी वजह से इससे जहां आम सारिफ का मसला हुआ है, वहीं ट्रांसपोर्ट का और फैक्ट्रीज का इस वक्त बहुत बुरा हाल है। इस वक्त ताले लगे हुए हैं फैक्ट्रीज के अंदर जो है। तो ये जो हमें नुकसानात पे नुकसानात और जो बैड डिसीजंस की वजह से हम जिस जगह पे पहुंच गए, आप ये समझते हैं इन सबका ज़ाला हो सकता है? देखिए रिजवान भाई, फिर मैं आपको अर्ज करूं कि चीजों को सेटल डाउन होने में वक्त लगता है, क्योंकि हमारे पास अलादीन का चिराग तो नहीं है ना कि हम 70 साल का गंद हम 1.5 साल में साफ कर देते। इट विल टेक सम टाइम। नौकरी रखें, मैंने आपकी तरफ आता हूँ, हमारी आवाम की भी नौकरी को पक्की करें। मैं तो इस पिछले 1 साल के गंद की बात कर रहा हूँ, 70 साल के गंद की बात नहीं कर रहा सर। भाई देखिए, हम तो कर्ज उतारने के लिए कर्ज लेना पड़ा, इतनी बदकिस्मत हुकूमत होगी जो कर्ज उतारने के लिए कर्ज ले लिया मेरे भाई। अब मैं सिर्फ आपको 1-2 गुजारिश करना चाहता हूँ। वाकई बदकिस्मत आपने गैस की बात की, मुझे खुद इस बात का अंदाजा है कि इस वक्त ये बहरान जो है सिर्फ कराची नहीं पूरे पाकिस्तान में, मेरा तल्लुक डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर, हारूनाबाद वगैरह से, अब अभी भी यकीन मानिएगा आपको पता है कि प्रेशर कम होता है चीजें, और अभी जो लाइन बन रही है कराची वाली, आपको पता है बड़ी तेजी के साथ कंप्लीट हो रही है। कल हमारे अपना उमर अयूब साहब ने स्टेटमेंट दिया कि कुछ रुकावटें डाली जा रही हैं कराची सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन अभी काउंसिल में मुश्तरका मुफादत काउंसिल में इस इशू को उठाया गया कि खुदारा हमने जो कलेक्टिव इश्यूज है उसके ऊपर, जिस तरह निहाल साहब क्योंकि इनको एक ये लेकर आते हैं डायरेक्शन कि मैंने सिर्फ कवर जो है वो सफेद है, मानना ही नहीं है, तो इसलिए मैं इनको कैसे मानूं? मेरे भाई की नौकरी अगर कच्ची है तो मैं इस हुकूमत के हक में तो नहीं बोलूंगा। मैं आपका केस सर इनके सामने पेश करता हूं। निहाल हाशमी साहब, देखिए ये समझना होगा कि जो इसमें कोई शक नहीं है कि मईशत का एक बड़ा चैलेंज था इस हुकूमत को, इसमें कोई इनकार नहीं है, और हुकूमत ने कुछ मुश्किल डिसीजन लिए। हमारे जो इस वक्त करंट अकाउंट डेफिसिट जो बेहतर हुआ है वो ऐसे बेहतर नहीं हो गया, कुर्बानी देके बेहतर हुआ है, ठीक है। तो अब उसमें कुछ रिलीफ की बात हो रही है, इसमें गवर्नर स्टेट बैंक जिनकी आप बात कर रहे हैं अब वो रिलीफ देने की बातें कर रहे हैं, एक्सपोर्टर्स को भी, इंपोर्ट के ऊपर भी, करेंसी हमारी जो है वो बैलेंस हुई है इस वक्त। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि जो इंडिकेटर्स जो आ रहे हैं वो ये है कि जो हमारा एक मुश्किल वक्त
वक्त था जिस पर जो कि नहीं आना चाहिए था, जो कि रिलीफ जो मुसलसल था वो रहना चाहिए था, लेकिन अब 2020 में बेहतर हो जाएगा। देखिए जी, इंपोर्ट 23% घटी है, एक्सपोर्ट 45% कम हुई है। गवर्नर वही है जिन्होंने मिस्र का बट्टा बैठा दिया, रजा बाकर था, पाकिस्तानी ओरिजिन भी नहीं है वो। और जहां रह गया इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट कोई पैसे का नहीं आया। इसके बावजूद के जो हमारे फॉरेन पाकिस्तानी तो फिगर्स आप ये पता नहीं कहां से लाते हैं यार। अरे भाई, एक्सपोर्ट जो 45% घटी, कहां से घटी एक्सपोर्ट? आपकी जो करंट अकाउंट डेफिसिट कम हुई क्यों हुई है? इसलिए कि आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर नहीं रहे हैं जी। आपका एक्सपोर्ट सामान नहीं हो रहा है, आप इंपोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल, उस रॉ मटेरियल को आप फिनिश गुड बनाते हैं और उसके बाद एक्सपोर्ट करते हैं। मसलन बांग्लादेश इंपोर्ट कुर्बानी दी है अपना करंट अकाउंट डेफिसिट को नहीं दी है। इनके दौर जब ये आए तो खजाना भरा हुआ था, खजाना 18 अरब पे छोड़ के गए थे, ये कहां लेके गए? इन्होंने कर्जा कितना लिया है? हमने अगर लिया है 10 सालों में 20 अरब, तो इन्होंने एक साल में 12 अरब डॉलर ले लिया कर्जा। और कहां गया वो कर्जा? हमारा तो मोटरवे नजर आ रहा है, बिजली घर नजर आ रहा है, नए रोजगार नजर आ रहे हैं, कराची में पोर्ट कासिम टर्मिनल पर नजर आ रहा है, LNG का जो आज शाहिद खाकान को इन्होंने बंद किया हुआ, इनके इन्वेस्टमेंट कहां है? मुझे आप उसका इस्तेमाल जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ अभी। अगर उसका इस्तेमाल हो जाता तो ये टैक्स का बहरान नहीं आता। ये बेचारी एक गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट टू हायर, ये गवर्नमेंट रेंट पे है, रेंट पे लिया है। उम्मीद लग रही है आपको? उम्मीद लग रही है जी? बात ये है कि बेहतर हो जाएगा मामला। 2013 में जो सर्कुलर डेट था वो 450 बिलियन रुपीस था, ठीक है। अभी है 1.62 ट्रिलियन, ठीक है। ये फिगर आज की अखबार में मैंने देखी है। तो ये कहना कि जी सर्कुलर डेट कम हो गया, ये सही नहीं है। हम लोगों को पता नहीं होता, हम लोग ऐसी फिगर कोट कर देते हैं। तो अभी ये हुकूमत जो आई है वो 2 प्रॉमिस करके आई थी, गरीब की हालत बेहतर करने की जी, ठीक है, और करप्शन रोकने की, ठीक है। आप मुझे बताएं ये दोनों चीज़ों में नाकाम हो गई है, ठीक है। लेट अस एक्सेप्ट इट, ठीक है। आने वाले साल में जो 2 दिन बाद शुरू हो जाएगा, हम उम्मीद करते हैं कि ये जो गरीबों का मसला है इसको हल करें। जो इमरान खान खुद कहते हैं कि पिसा हुआ तबका जो है इसको निकालना है आगे, खाली तकरीरें करने से कुछ नहीं होगा। हाँ। एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि जी मैं 1.5 करोड़ नौकरियां दूंगा, ठीक है। उधर से अभी तक आपने पिछले साल में अब तक 10 लाख नौकरियां ख़त्म कर दी हैं लोगों की, ठीक है। जब कारखाने बंद होंगे, जब फैक्ट्रियाँ नहीं चलेंगी तो लोग बेरोजगार होंगे। 10 महंगाई का आलम देखें, 10 लाख कम हो गए हैं। और जो गुर्बत वाले हैं उसमें भी बेपनाह इजाफा हुआ है, जो पहले फिगर थी मुझे इस वक्त याद नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपने गरीब आदमी को कुछ नहीं दिया और फिर जुल्म ये हो रहा है, अभी कल की बात है, टूरिज्म को कह रहे हैं एक्सपेंड करना है, बड़ी अच्छी बात है कि नए रिजॉर्ट बनाए जाएंगे, विजन था उनका, हम उनके साथ हैं इस मामले के ऊपर, बड़ा सपोर्ट करना चाहते हैं और करते रहेंगे। PTDC के 400 आदमी उन्होंने फारग कर दिए हैं। अच्छा, इसी तरीके से PTV के आदमी जो हैं वो फारग कर दिए हैं और इदारों के आदमी रिफॉर्म्स ला रहे हैं ना, रिफॉर्म्स ला रहे हैं ना। अच्छा, मेरी बात सुने, इसको अंग्रेजी में वो कहते हैं रीस्ट्रक्चरिंग। इसका मतलब है कि गरीब आदमी जो है उसका घर बार उजाड़ दो, उसको बेरोजगार कर दो, ठीक है, ठीक है, ताकि वो खुदकुशी कर ले, या फिर यह है कि चोरी डाका करे और लोग। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुख्तार भट्ट साहब, निहाल हाशमी एडवोकेट साहब, शौकत बसरा साहब। मैं आखिर में बस एक बात कहना चाहूँगा कि टूरिज़्म की जो बात की जाती है और ये खुशाइन बात है, और इसमें ब्लॉगर्स जब आए और दुनिया भर ने देखा कि पाकिस्तान में जो है वो अमन व अमान है, और हमेशा से ही था अमन व अमान, लेकिन एक ब्रांडिंग या इमेज जो उसका मसला था, उसके अलावा उससे पहले देखें तो टेररिज्म के ख़िलाफ़ जो एक वो जंग कर रहे थे। लेकिन इस वक्त भी अपने पाकिस्तानियों के लिए ट्रैवलिंग जो है बड़ी मुश्किल हुई हुई है। अगर लोग कराची से ट्रैवल करना चाहें या सिंध से जो है वो पंजाब या पर पंजाब या वो इलाके जहाँ पे दुनिया जाती है पाकिस्तान को देखने के लिए, वहाँ जाना चाहें तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस वक्त जो एयर टिकट के प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा है, यानी आप कराची से लाहौर जाना चाहें अव्वल तो आपको टिकट नहीं मिलेगा। इसका मतलब इस वक्त ज़रूरत है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट हो और नई एयरलाइंस आएँ, लेकिन 35,000 का एक तरफ का टिकट, 32,000 का एक तरफ का टिकट, ट्रेन में आपको टिकट नहीं मिलेगा, आपको जो है आप धुंध की वजह से बाय रोड लोग नहीं जा पा रहे हैं। तो ये सब चैलेंजेस हैं, इसको पहले से देखना होगा
कि हर साल ये चैलेंज आता है, तो इसमें हमें पहले से तैयारी करनी होगी। रिजवान जाफर को इजाजत दीजिए, सवाल है पाकिस्तान का।